तो आइए कुछ प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है बनावली। बनावली को एक्सकावेट किया था सबसे पहले रविंद्र सिंह बिष्ट ने। 1974 में इसको एक्सकावेट किया था, यानी इसका उत्खनन किया था। और ये कहाँ है? ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। रंगोई रिवर के किनारे ये साइट पड़ता है। आपको पता है आज के समय में भी अगर किसी भी रिवर मतलब कहीं भी सेटलमेंट होती है किसी भी जगह पे, तो एंशियंट हिस्ट्री या मेडाइवल हिस्ट्री में आप उठा के अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ आप नोटिस करेंगे उसमें, कि रिवर्स जो होती थी उनके किनारे सबसे पहला सेटलमेंट होता था। कोई भी जनसंख्या अगर बसती थी तो वो किसी रिवर के किनारे या कहीं एक वाटर रिसोर्स जहाँ पे होता है उसी के किनारे बसती थी। तो जितने भी हमारे हड़प्पन साइट्स हुए या न्योलिथिक साइट्स ही क्यों ना हुए प्राइमरली, तो सारे साइट्स आपको किसी न किसी रिवर के किनारे ही मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। हनुमानगढ़ नाम का जिला है वहाँ पे। घग्गर रिवर के किनारे है ये। अब ये घग्गर रिवर आप उत्तर प्रदेश वाला घग्गर रिवर मत नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ये घग्गर रिवर राजस्थान में बहती है। अब इसको खोज किया था, इसका उत्खनन किया था अमलानंद घोष ने 1951 में, बीवी लाल ने और बीके थापर ने 1961 में। बीवी लाल का नाम सबसे ज़्यादा आता है अगर कालीबंगन की बात की जाए तो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में देखे हैं तो उसमें ऑप्शन में यही होता था कि कालीबंगन की खोज किसने की थी, तो बीवी लाल ज़्यादातर ऑप्शन होता था। लेकिन आप सेफ साइड रहने के लिए इन तीनों का नाम याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, तो ये रखालदास बनर्जी, जिनको आर डी बनर्जी बोलते हैं। फिर मैके ने और व्हीलर ने किया था 1930 में। तो आपको क्रोनोलॉजी भी बताने के लिए आ सकता है कि बताइए किस क्रोनोलॉजी में सबसे पहले उत्खनन किया गया इसका। तो ऐसे दे देगा रखालदास ए, फिर बी दे देगा मैके, सी दे देगा व्हीलर। तो फिर अब ऑप्शन में देगा कि ए बी सी ए या सी ए बी, ऐसे करके देगा। तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। कालीबंगन के बारे में बता रहा था। कालीबंगन साइट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो यहाँ इसका नाम कालीबंगन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स मिले थे, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है। और ये साइट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे फायर अल्टर्स जो होते हैं, जहाँ पे यज्ञ किया जाता है, जो वेदी बनाई जाती है, वो भी मिले थे लगातार कई ठो। फिर उसके बाद कैमल के ऊँट की हड्डियाँ भी मिली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेव भी मिले थे, मतलब जिनमें लाशों को दफनाया जाता है। और वो ग्रेव ऐसे थे जो सर्कुलर एरिया में थे, जिसपे सर्कुलर पत्थर और चकोर आकार के पत्थर लगाए गए थे, ठीक है। तो ये खासियत है यहाँ के ग्रेव्स की। मोहनजोदाड़ो जिसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मृतक बहुत ज़्यादा संख्या में गड़े हुए मिले थे सबसे पहले। सिंधु नदी किनारे पड़ता है, सबको पता है ये। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, वहाँ पे ये एग्जैक्टली लोकेटेड है, ठीक। इसके बारे में मैंने बताया रखालदास बनर्जी, मैके और व्हीलर ने इसकी खोज की थी क्रोनोलॉजी वाइज। चान्हू दारो, अब मोहनजोदारो के साउथ में ही पड़ता है चान्हू दारो। ये सिंध नदी के किनारे ये भी है और सिंध प्रांत के पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में ये पड़ता है, ठीक। लेकिन मोहनजोदारो के साउथ में है ये। इसकी खोज की थी मैके ने और एन जी मजूमदार ने 1931 में। धौलावीरा, ये गुजरात की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। लूनी रिवर के किनारे बस्ती है ये। और इसका खोज सबसे पहले किया था जेपी जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपको पता है पिछले साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी धौलावीरा को इंक्लूड किया गया। तो उस वजह से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये जेपी जोशी याद रखना है, करंट अफेयर में भी उस क्वेश्चन को बना के पूछा जा सकता है। फिर रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 में इसका उत्खनन किए थे। फिर कोट दिजी मोहनजोदारो की, ये भी साउथ में ही पड़ता है। मोहनजोदारो, चानूदारो, फिर कोट दीजी, ऐसे है ये साइट। तो ये भी सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान जो पाकिस्तान में है। और फैज़ल अहमद ने इसका उत्खनन किया था 1953 में। रंगपुर, ये मादर रिवर के किनारे पड़ता है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है, वहाँ पे रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं निमोनिक्स बनाता हूँ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि रंगपुर की खोज रंगनाथ ने किया था, ठीक है, रंगनाथ राव ने। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। रोपण सतलज किनारे है, पंजाब का रोपण जिला, वहाँ पे स्थित है ये। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 से 1956 में। खोज कहने का मतलब ये है कि अब जब आप किसी भी साइट को एक्सकावेट करेंगे, ठीक है, उसको खोदेंगे, तो उसमें से जो भी चीज़ें निकलेंगी उसका आपने एक तरीके से खोज ही किया है। तो
आप खोज कहिए या उत्खननकर्ता कहिए, ये यगदत्त शर्मा थे रोपण के। लोथल ये पोर्ट सिटी था, भोगाव रिवर के किनारे है ये, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और इसका भी रंगनाथ राव ने, तो रंगनाथ राव अब यहाँ पे देखिए रंगपुर और लोथल दो साइट के उत्खननकर्ता के रूप में आ गए सामने। ठीक। फिर सुतकांगेदोर, सुतकांगेदोर दाशक रिवर के किनारे है, पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है ये। ठीक है। इसका इसका उत्खनन किया था सबसे पहले आर एल स्टाइन ने 1927 में। हड़प्पा सभी को पता है, रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। वहाँ पे दयाराम साहनी सबसे पहले इसकी खोज की थी, फिर व्हीलर ने किया था, फिर माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1926 में। आलमगीरपुर हिंडन रिवर के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ये उत्तर प्रदेश जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका भी एक्सकावेशन उत्खनन यगदत्त शर्मा ने किया था। कब? 1958 में। सोतकाह, सोतकाह जो जिस रिवर के किनारे है, सादी कौर उस रिवर का नाम है, बलूचिस्तान में ये साइट है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी या उसका उत्खनन किया था। बुरजोहाम बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कश्मीर में। इसका कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल है ये, यानी नियोलिथिक साइट है ये। ठीक। सर्वप्रथम खोज डॉक्टर टेरा और पीटरसन ने किया था। ये डी टेरा है, मतलब तो डॉक्टर टेरा एंड पीटरसन ने किया था। और सुनियोजित तरीके से इसका उत्खनन टी एन खजांची ने किया था। ठीक। टी एन खजांची। फिर ऋग्वैदिक काल और उसके देवता के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है, अगर हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, तो इंद्र का। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे ऋग्वैदिक काल के और सबसे बड़े देवता थे उस वक्त के। ठीक है। तो इनको देवता ऑफ युद्ध और वर्षा बोला जाता था, यानी गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। ठीक। अग्नि, अग्नि जो थे ये देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थता करने का काम करते थे। जैसे आपको पता है ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ करने का मतलब यही था कि वो ह्यूमन बींग्स को गॉड से कनेक्ट करने का माध्यम बनाते थे आग को। मारुत, मारुत का मतलब आपको पता है पवन होता है, आंधी के देवता इसको बोलते हैं। हनुमान जी को मारुति पुत्र बोलते हैं। पूषण पशुओं के देवता, सोम को वनस्पति के देवता, सोमरस के बारे में आपने सुना होगा ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। उषा, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता, चिकित्सा और स्वास्थ्य के रूप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है। अश्विन। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। धौस, धौस आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। वरुण, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन और रात का कर्ता। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो भी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, तो उनसे रिलेटेड जो देवता थे वो वरुण थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो दिन और रात भी उसमें आ गया, ऋतु परिवर्तन भी उसमें आ गया। ठीक है। सूर्य एवं पृथ्वी का निर्माता, समुद्र के देवता, ये सब वरुण को माना जाता था। और वरुण एक, वरुण का मतलब हम पर्याय लगाते हैं बारिश से भी। ठीक। यम मृत्यु के देवता सभी जानते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु नैतिक आचरण, सृष्टि पालन करता एवं ब्राह्मणों एवं देवताओं के रक्षक, इनको माना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली और उनके अर्थ देख लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं ऋग्वैदिक में, जिनका अलग मीनिंग होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर एक मीनिंग होता है। तो वो शब्द आज के समय में प्रचलित नहीं है, तो इस वजह से हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शब्द पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता था। तो जैसे नीवी एक शब्द था ऋग्वेद में, उसका मतलब था कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक। उसी तरह वासस था जो कमर के ऊपर पहना जाता था। अधिवासम, इसका मतलब था ऊपर से चढ़ाया, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा, तक्षा बढ़ई को बोलते थे। कर्मा, धातु कर्म करने वाले को बोलते थे कर्मा। अरित्री, नाविक को अरित्री बोलते थे। गोप्ता, राजा को गोप्ता बोलते थे। गोपता बोलते थे क्योंकि ये गो मतलब गाय और गायों का रखवाला होता था ये, तो इसलिए गोप्ता बोलते थे। अब गोप्ता क्यों बोलते थे, देखिए एंशियंट टाइम में या ऋग्वैदिक काल में होता ये था कि आज के समय में हम धन किसको मानते हैं, आप पैसे को मानेंगे, आपके पास प्रॉपर्टी मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है उसको मानेंगे, तो उस हिसाब से आपका स्टेटस डिसाइड होता है। और जिसके पास ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है कि राजा है या बड़ा आदमी है। तो पहले के समय में धन की परिभाषा गाय से धारण की जाती थी। ठीक। तो जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना धनी होता था। तो गायों का रक्षक जो होता था राजा, उसको इसलिए गोपता बोलते थे। ठीक। यहाँ पे देखते हैं बेकनाट, बेकनाट जो होते थे सूदखोर को बोला जाता था। बाज्रपति, चारागाह प्रमुख को बोला जाता था। कुलप,
परिवार का प्रधान जो होता था, मुखिया जो होता था परिवार का, उसको कुलप बोला जाता था। स्पसस या दूत उसको बोला जाता था जो जो जासूस हो, जो कभी कभी दूत के रूप में भी काम करते थे। आप समझ सकते हैं, ये काफ़ी स्पष्ट मीनिंग है इसका। सूता सारथी और न्यायालय के मंत्री, सूत बोलते थे उसको। फिर नेक्स्ट है छत्री। छत्री का मतलब होता है ऋग्वेद के अनुसार प्रबंधक, राजमहल का बड़ा अफसर। ठीक, ये क्षत्री नहीं है, वो छत्र ज्ञा वाला छत्री नहीं, ये छ वाला च छ ज झ वाला छत्री है। ठीक है, तो आप उसको छत्री उस तरीके से मत समझ जाइएगा। फिर यहाँ पे अक्षवाप, अक्षवाप का मतलब होता था लेखाधिकारी। धन्व का मतलब होता था मरुस्थल। उर्वरा का मतलब होता था जुते हुए खेत या जो भी फर्टाइल खेत होते थे, फर्टाइल भूमि जो होती थी। फिर यहाँ पे हम देख रहे थे गुप्ता, हमने देख लिया था। गोहंता या गोहन अतिथि को बोलते थे। ठीक है, गविष्ठी गेसु या गम्य, इसका मतलब होता था युद्ध। तो एक वर्ड होते थे, अब यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, गविष्ठी गेसु गम्य यहाँ पे होना चाहिए था, फिर भी मतलब वही है। गविष्ठी गेसु गम्य का मतलब होता था युद्ध। अब पहले ज़माने में धन, आज के समय में भी जो ज़्यादातर युद्ध होते हैं, क्यों होते हैं? धन की वजह से ही होते हैं। तो पहले ज़माने में भी जो युद्ध होते थे वो धन की वजह से ही होते थे, और गाय को धन माना जाता था, इसलिए इसका मतलब गविष्ठी गेसु गम्य का मतलब था युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अघन्या। अघन्या गाय को बोलते थे, अब गाय को गो भी बोलते थे, अघन्या भी बोलते थे। लांघन का मतलब होता था हल। सीता का मतलब होता था खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ। ठीक है, जो फाके बन जाते हैं ना खेत में हल चलाने के बाद, उसको सीता बोलते थे। तक्षण का मतलब बढ़ई होता था। धान्य का मतलब अनाज होता था। आज भी बोलते हैं ना धन धान्य। किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा धन धान्य है तो बहुत ऊपर कुल का माना जाता है। ठीक है, ये कहावत है एक प्रचलित। तो धन धान्य का मतलब अनाज ही होता है। खिल्य, खिल्य का मतलब चारागाह। वाप्ति का मतलब नाई। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से मंडल थे और कितने रचयिता थे उनके। तो देखिए, मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो 10 मंडल थे। ठीक है, और दूसरा से 7वां जो मंडल था, मंडल का मतलब उसके कंपाइलेशन जो है, बुक्स हैं, तो 10 बुक का कंपाइलेशन है पूरा ऋग्वेदा। ठीक है, और उसमें हर हर बुक को यहाँ पे मंडल शब्द से परिचारित किया गया है। ठीक, सबसे पुराने मंडल जो हैं दूसरे से 7वें तक हैं। ठीक, मतलब कि दूसरे से और 7वें मंडल तक सबसे पहले लिखे गए, उसके बाद पहले और 9वें 10वें आए। तो प्रथम मंडल जिसने लिखा था उनका नाम था मधुत छंदा। ठीक, मधुत छंदा और दीर्घतमा, ये 2 लोग थे जिन्होंने प्रथम मंडल लिखा था। प्रथम मंडल न्यू न्यू मंडल था। दूसरे से 7वें तक देख लेते हैं जो सबसे पुराने थे। दूसरा था जिसको लिखा था गृत्समद ने। तृतीय को लिखा था विश्वामित्र ने। चतुर्थ को लिखा था वामदेव ने। पंचम को लिखा था अत्रि ने। षष्टम को लिखा था, छठवें का लिखा था भारद्वाज ने। सप्तम को लिखा था वशिष्ठ ने। ठीक, फिर 8वां जो है उसको लिखा था कण्व एवं अंगिरास ने। नवम को लिखा था अंगिरस एवं काश्यप ने। 10वें को लिखा था, कई लेखक थे 10वें के, जिसमें थे त्रित, इंद्राणी, शची, श्रद्धा आदि। फिर उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ और उनकी स्थिति, यानी वो किस जगह पे पाए जाते हैं। जो बौद्ध मठ हैं, अलग अलग जगह पे बौद्धिज्म का प्रचार हुआ और उनके प्रचार के लिए मठ बनाए गए अलग अलग जगह पे। आप इस सारे डाटा को देखेंगे तो एक चीज़ आप पाएंगे कि साउथ में बहुत कम मठ है। 1-2 मठ हैं, वो भी शायद कर्नाटका में ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर मठ आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल यहाँ पे मिलेंगे। और यही एरिया था जहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैला था। आपको पता है उत्तर प्रदेश को क्रेडल ऑफ बुद्धिज़्म भी बोला जाता है ना, मतलब बुद्धिज़्म का पालना। मतलब बुद्धिज़्म जो है फला फूला इसी स्टेट में ही था, उत्तर प्रदेश में ही। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे घूम मठ जो है, घूम मठ को ईगा चालिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप घूम मठ ही याद रखिए क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसे ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं और बुक्स में भी इसी तरह दिया हुआ है। तो ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, घूम में। टैबो मठ, टैबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति घाटी के पास। ठीक, की गोम्पा एक मठ है जो स्पीति घाटी में ही है, हिमाचल प्रदेश में। फिर नामग्याल मठ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला के पास। धर्मशाला जहाँ पे दलाई लामा आज के समय रहते हैं, जो जिन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म कर रखी है, तो वो यहीं धर्मशाला में ही रहते हैं। हेमिस जो है लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद अलची गोम्पा मठ, अलची गांव में है, लेह में। थिकसे मठ, थिकसे मठ लद्दाख में है।
ठीक है, लद्दाख अब ये जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं रहा, तो इसलिए केवल यहाँ पे लद्दाख होगा। आपको पता है पिछले साल रिपब्लिक परेड में भी लद्दाख ने अपना पहला टेबलो प्रस्तुत किया था, जिसमें थिक से मठ को उसने दिखाया था। ठीक है, फिर लिंगडम मठ, ये कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में है। फिर रूमटेक मठ, ये गंगटोक, ये भी सिक्किम में है। तवांग मठ, तवांग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, जिसको चाइना क्लेम करता है, वहाँ पे है ये। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटका में है। बोधि मंडा मठ, ये बोध गया में है, बिहार में। शंकर मठ लद्दाख में है। शासुर मठ, ये लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में। लास्ट है मिंड्रालिंग, मिंड्रालिंग है देहरादून उत्तराखंड में। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मठ जो हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड वो हिमाचल प्रदेश में है, लेह में है। साउथ में केवल एक ही है, कर्नाटका। नेक्स्ट देख लेते हैं मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ। ठीक है, उच्च अधिकारी, अर्थशास्त्र में सर्वोत्तम अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि मौर्यकालीन टाइम में सबसे बड़े अधिकारी जो हुआ करते थे उनका नाम क्या था, और जो बड़े अधिकारी थे उसमें मौर्यकालीन टाइम में उनको तीर्थ कहा जाता था। तो एक पुरोहित नाम का अधिकारी हुआ करता था, जिसके लिए तीर्थ वर्ड यूज़ किया गया। उसका अधिकार क्या था? वो धर्माधिकारी था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, सबसे बड़ा जो मंत्रियों का मंत्री होता है प्रधानमंत्री, वो पुरोहित कहा जाता था मौर्यकालीन टाइम में। सन्निधाता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। व्यवहारिका, ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। फिर समहर्ता, समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था, राजस्व संग्रहण करता था ये। प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। दंडपाला, सेना की सामग्री जुटाने वाला हुआ करता था ये। फिर नीचे देख लेते हैं नागरक, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। आटविक, आटविक जो होता था वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। द्वारिक, द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। और कर्मातिक, उद्योग धंधों का प्रधान होता था। फिर कुछ प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। हर्यक वंश, मगधा एम्पायर का सबसे पहला वंश। बिंबिसार इसके संस्थापक। बिंदुसार नहीं लिखा है, बिंदुसार बिंबिसार दोनों डिफरेंट है। बिंदुसार मौर्यन वंश में आ जाएगा, वो अशोका के पिता थे। ये बिंबिसार था जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी जो सबसे पहले बनी मगधा की, वो थी राजगृह। फिर शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग ने इसकी स्थापना की। राजधानी वैशाली थी। इनिशियली राजधानी राजगिरी थी, बाद में एक राजा था उसने वैशाली ट्रांसफर किया था अपना कैपिटल। फिर आया नंद वंश। महापद्मनंद इसका फाउंडर था। पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी हुई। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र में राजधानी। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन किंग को हराया था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कण्व वंश, वासुदेव कण्व इसका संस्थापक और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहना, शिमुक ने इसकी स्थापना की थी। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुडुल कडफिसेस या कुजल कडफिसेस, ये पुरुषपुर यानी आज के समय का जो पेशावर है उसका नाम है ये पुरुषपुर। गुप्त वंश, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। वकाटका डायनेस्टी, ये विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की थी। हुण डायनेस्टी या हुण वंश, तोरमाण ने इसकी स्थापना की थी और इसका कैपिटल जो था वो श्यालकोट था। फिर उसके बाद वर्धन वंश, पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की थी। थानेश्वर या कन्नौज जिसका राजधानी था। पांड्य वंश, निडियोन ने इसकी स्थापना की थी और मदुरई इसका कैपिटल था। चोला वंश, विजय आलिया ने स्थापना की। तंजौर इसका कैपिटल था। तंजौर चोला वंश का पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैपिटल भी रहा। हालांकि चोला वंश ने इसके पहले भी कई अपने कैपिटल स्थापित किए थे। आपको मैं बताऊं, चोला वंश की स्थापना करीब 2 BCE से ही हो गई थी, ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के आसपास ही हो गई थी। लेकिन जो इनिशियल चोला हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है और इसलिए उनके बारे में ज़्यादा साक्ष्य नहीं है। तो जो लास्ट के चोला रहे 7वीं 8वीं या 9वीं शताब्दी से AD से 900 AD और 800 AD के आसपास, वहाँ से हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है उनके बारे में। तो उस समय जो इनकी राजधानी थी वो तंजौर के पास थी, या तंजौर की ही कह सकते हैं। आज के समय में तंजौर जो है वो सिमट गया है, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। पल्लव वंश, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूटा, दंती दुर्गा इसके स्थापक था। मान्यखेत कर्नाटका में एक जगह है, उसकी राजधानी थी। चालुक्य, चालुक्य ऑफ कल्याणी, कई चालुक्य हुए। चालुक्य ऑफ कल्याणी, चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ बादामी, चालुक्य ऑफ अहमदनगर जो गुजरात में हुआ। तो चालुक्य ऑफ कल्याणी की जो फाउंडर था वो तैलप सेकेंड था और इसका जो कैपिटल था म्यानखेट था या कल्याण था। चालुक्य ऑफ बादामी जयसिंह प्रथम था,
इसका फाउंडर और कैपिटल वातापी। चालुक्य ऑफ वेंगी, इसका जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था और वेंगी इसकी कैपिटल थी या राजधानी थी। होयसला वंश का जो संस्थापक था नृपकाम द्वितीय, इसको सल भी बोलते हैं। द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। यादव वंश भिल्लभ भिल्लभ फिफ्थ जो था, भिल्लभ पांचवा, ये इसका संस्थापक था और देवगिरी इसकी राजधानी थी। कदम्ब वंश मयूर शर्मन इसका संस्थापक था और वनवासी इसकी राजधानी थी। काकतीय डायनेस्टी, बीटा प्रथम इसका जो था फाउंडर और अमकोंडा इसकी राजधानी थी। फिर गंग वंश जो था उसका ब्रजहस्त पंचम फाउंडर था और कुंवर लाल एवं व तलकाड इसका जो कैपिटल था। पाल वंश गोपाला फाउंडर, मुंगेर इसका कैपिटल। सेन वंश सामंत सेन, ये सेन वंश वेस्ट बंगाल वाला, इसका लखनौती कैपिटल था। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन इसका फाउंडर था। उत्पल वंश अवंती वर्मन इसका फाउंडर था। अब यहाँ देखिए ये छोड़ा हुआ है, ये क्या है, कैपिटल का जगह है, तो इनके कैपिटल के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है हमारे हिस्ट्री के जो जितने भी एविडेंस हैं, तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया, एग्जाम में भी नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक जो था सम्राग संग्राम राज था, ठीक। वर्मन वंश जिसको कामरूप वंश भी बोलते हैं, पुष्य वर्मन था। प्रयाग ज्योतिषपुर इसका कैपिटल था। गुर्जर प्रतिहारा, इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, कन्नौज इसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश चंद्रदेव था इसका संस्थापक और कन्नौज इसकी राजधानी थी। चौहान वंश वासुदेव चौहाना इसके फाउंडर थे और अजमेर इसकी राजधानी थी। परमार वंश उपेंद्र इसका फाउंडर, धारा नगरी इसकी राजधानी। चंदेल वंश नन्नुक इसका फाउंडर था। खजुराहो महोबा इसका कैपिटल हुआ करता था। आपको पता है मोनूमेंट्स जो खजुराहो हैं उनमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है, जो भी मोनूमेंट्स वगैरह बने हैं वो चंदेल वंश ने ही बनवाए हैं, ठीक है। कंडरिया महादेव टेम्पल है, वो खजुराहो मोनूमेंट्स का जो पार्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना जो खजुराहो वो मोनूमेंट, तो उसमें कंडरिया महादेव टेम्पल है। कंडरिया का मतलब होता है शेर, से तात्पर्य होता है उसका, और उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो द्वार है, मुख जो है ना, वो शेर के आकार का बनाया गया है, शेर के मुख के आकार का, तो इसलिए उसको कंडरिया महादेव टेम्पल भी बोला जाता है। और भी बहुत से टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल है, बहुत से टेम्पल है। ज़्यादातर मोनूमेंट्स चंदेल वंश के शासकों ने ही बनवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं सोलंकी वंश। मूल राज इसका फाउंडर था। अनहिलवाड़ा इसकी कैपिटल थी। कलचुरी वंश उक्कल इसका फाउंडर था और त्रिपुरी इसकी कैपिटल थी। त्रिपुरी ये एमपी में है, आज के समय में इसको जबलपुर में बोलते हैं, ठीक है। तो ये एमपी में इसका कैपिटल था, ये त्रिपुरा मत समझ लीजिएगा। और कलचुरी का मतलब होता है काला, काला का मतलब काले मूंछ से इसका संदर्भ लगाते थे, और चूरी का मतलब चाकू, छुरी। तो ऐसा माना जाता है कि इसके जो राजा रहे वो काली काली मूछें रखते थे और छुरी चाकू लेके चलते थे। ऐसा मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बुक्स में लिखी हुई हैं बातें, विकीपीडिया वगैरह आप सर्च करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और दिल्ली में इसकी राजधानी हुई। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली में राजधानी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली में राजधानी। सैयद वंश खिज खान, दिल्ली में राजधानी। लोधी वंश बहलोल लोधी, दिल्ली में राजधानी। फिर उसके बाद आए हमारे संगम वंश। संगम वंश किसका पार्ट? विजयनगर एम्पायर का पार्ट। और पहला जो उसमें डायनेस्टी हुई, पहला जो वंश हुआ वो संगम हुआ, दूसरा हुआ सुलुआ, तीसरा हुआ तुलुआ और चौथा हुआ अराविडु। ये देखिए चारों यहाँ पे लिखा हुआ है, चारों डायनेस्टी, ठीक है। तो संगम वंश का जो संस्थापक था वो था हरिहरा और बुक्का, दो भाई थे, और इसका जो कैपिटल इनिशियली बना वो विजयनगर एम्पायर था। अब ये हरिहरा बुक्का ये समकालीन थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के, तुगलक डायनेस्टी का जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समकालीन थे, ठीक है। और उसने ये बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि बंदी बना लिया था इन दोनों को, और फिर ये दोनों वहाँ से छूट के आए तो इनके गुरु हुए और उनके संरक्षण में इन्होंने ये साम्राज्य फाउंड किया जिसको विजयनगर एम्पायर बोलते हैं। कर्नाट एम्पायर भी बोलते हैं विजयनगर को। सुलुआ वंश का जो संस्थापक था नरसिंह था, विजयनगर एम्पायर। फिर तुलुआ वंश वीर नरसिंह था, विजयनगर एम्पायर का। अराविडु वंश तिरुमल था, इसका कैपिटल था पेनुकुंडा। बहमानी वंश हसन गंगू बहमान शाह भी बोलते हैं इसको, हसन गंगू बहमान शाह पूरा नाम है। गुलबर्गा इसका कैपिटल था, गुलबर्गा बिदार। फिर आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाह था इसका और बीजापुर इसका कैपिटल था। निजाम शाही डायनेस्टी मलिक अहमद था, अहमदनगर इसका कैपिटल था। इमाद शाही डायनेस्टी फतेहुल्लाह इमाद शाह था, बरार इसका कैपिटल था। कुतुब शाही डायनेस्टी कुली कुतुब शाह था, गोलकोंडा इसका कैपिटल था। बरीद शाही डायनेस्टी अमीर अली बरीद,
बीदर इसका कैपिटल था। शर्की वंश, मलिक सरवर ने इसकी स्थापना की, जौनपुर इसका कैपिटल था। मुगल वंश, बाबर ने स्थापना की, दिल्ली या आगरा इसका कैपिटल था। पहले इनिशियली आगरा था, बाद में शाहजहां के टाइम दिल्ली ट्रांसफर हो गया। भोसले वंश, शिवाजी ने स्थापना की, रायगढ़ में इसका कैपिटल था। फिर हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, निजाम उल मुल्क ने इसकी स्थापना की और ये हैदराबाद में ही था। कुछ मंदिर और उनसे जुड़े राजवंश के बारे में देख लेते हैं। तो खजुराहो, बुंदेल या चंदेल राजवंश ने इसकी स्थापना की, मैंने आपको बताया। कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूटों ने इसकी स्थापना की। अब ये कैलाश मंदिर कौन सा कैलाश मंदिर? दो कैलाश मंदिर हैं, ठीक है। एक तमिलनाडु में है जिसको कैलाश मंदिर बोलते हैं, और एक ये आपका जो मोनूमेंट्स है, हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स जो कर्नाटका में है, उसमें एक सॉरी माफ़ करिएगा, एल्लोरा केव्स में जो मोनूमेंट्स हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें एक कैलाश टेम्पल है। औरंगाबाद में जो एल्लोरा केव्स हैं, तो उसका जो कैलाश टेम्पल है ना, उसका स्थापना राष्ट्रकूटा वंश ने किया था। कृष्णा फर्स्ट एक राजा हुआ करता था, उसने इसकी स्थापना की थी। फिर रामप्पा मंदिर, काकातिया डायनेस्टी ने, वारंगल में है ये, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। और ये रामप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला पिछले साल, ठीक, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हजार खंभा मंदिर, ये काकातिया वंश ने किया था, वारंगल तेलंगाना में भी ये भी है। अब हजार खंभा टेम्पल से भी कई टेम्पल हैं, आपको मैं अभी बता देता हूँ, आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक है ये हजार खंभा टेम्पल, फिर एक हजारा राम टेम्पल है। वो हजारा राम टेम्पल जो है वो कर्नाटका में है, ठीक, दो हो गए। फिर एक हजार दुआरी पैलेस है, देखिए हजार हजार करके कितने नाम आ गए। हजार दुआरी पैलेस, इसको बड़ी कोठी भी बोलते हैं, ये मुर्शिदाबाद में है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक। फिर एक हजार सुतून भी है, हजार सुतून, इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये अलाई दरवाजे के पास है दिल्ली में, ठीक। तो हजार से चार चीज़ें याद हो गई, हजार खंबा टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, हजार दुआरी पैलेस और हजार सुतून, ये चारों याद रखिएगा। अगर नोट कर सकते हैं तो कहीं नोट कर लीजिए। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में, और आप एक दो मार्क्स से अगर आप पीछे रह जाते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती बहुत सी चीज़ों पर। बृहदेश्वरा टेम्पल, चोला वंश ने इसकी स्थापना की। राजराज चोला था जो था इसका रूलर, उसने इसकी स्थापना की थी। बृहदेश्वरा टेम्पल ये ग्रुप ऑफ मल्लापुरम टेम्पल्स का पार्ट है। शिन जिनपिंग जो जब आए थे, समिट हुआ था इंडिया और चाइना का, तो यहीं पे आए थे, यही मोनूमेंट्स पे। तंजौर तमिलनाडु में है ये। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ठीक है, तटीय मंदिर कहलाते हैं ये पल्लव वंश ने इसकी स्थापना की, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। फिर है कैलाशनाथ मंदिर, ये पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया था, कांचीपुरम तमिलनाडु में है ये। अब ये कैलाशनाथ मंदिर वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो कैलाशनाथ लगा दिया गया है इसके आगे, लेकिन ये कैलाश मंदिर से भी जाना जाता है, ठीक है। दिलवारा मंदिर, ये सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था, माउंट आबू में जैन टेम्पल है ये। हजारा राम मंदिर, विजयनगर वंश ने इसकी स्थापना की थी, हम्पी कर्नाटका में है। वीरूपक्षा मंदिर, चालुक्य वंश ने इसकी स्थापना की थी, पट्टाडकल कर्नाटका में, ठीक। सूर्य मंदिर, सोलंकी वंश ने इसकी स्थापना की, मोंढेरा गुजरात में है। अब सूर्य मंदिर कई मंदिर हैं, एक अरासलुर्रू में भी है, अरासलुर्रू ये आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में भी सूर्य मंदिर है, और एक सूर्य मंदिर सन टेम्पल जिसको ब्लैक पगोड़ा नाम से जानते हैं आप, ब्लैक पकौड़ा नहीं, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, ये पुरी में है, ठीक।